नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 16 स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो कि ब्रिटिश वायसराय था, उसके काल में सबसे पहले ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। उसके बाद जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान में भी ये बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और राज्यों को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। आजादी के बाद ग्राम पंचायतों का गठन तो किया गया, लेकिन कई राज्यों ने इसका गठन नहीं किया और गठन किया तो भी इनके जो चुनाव होते थे वो निश्चित समय पर नहीं होते थे और ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को कई कार्य दिए गए, स्थानीय स्तर पर कई कार्य दिए गए। उसके बाद अनेक ऐसी समितियों का गठन किया गया जिसके कारण ग्राम पंचायतों या स्थानीय स्वशासन की स्थिति को सुधारा जा सके और इसके लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें 4 समितियां इंपॉर्टेंट थी बच्चों। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और सिंघवी समिति। ये 4 समितियां सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसके आधार पर पंचायती राज में अनेक प्रकार के सुधार किए गए, स्थानीय स्वशासन में बहुत सारे सुधार किए गए। आज भारत में सरकार के 2 नहीं 3 स्तर माने जाते हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सकती और जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय संस्थाओं का होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में हमने क्या किया? संशोधन किया और संशोधन के तहत जो है 2 प्रकार के संशोधन किए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो क्या ध्यान रखना है, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में 2 अनुसूची जोड़ी गई, एक 11वीं अनुसूची और एक 12वीं अनुसूची। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई और इन दोनों अनुसूचियों में से 11वीं अनुसूची जो है वो ग्रामीण स्वशासन की बात करती है और 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित रखती है। तो स्थानीय सरकार के 2 स्तर है, एक ग्रामीण स्तर है और एक शहरी स्तर है। ग्रामीण स्तर का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में किया गया और 12वीं अनुसूची में शहरी स्तर का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और इस स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 2 संवैधानिक संशोधन किए गए। ग्रामीण स्तर से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन और शहरी निकायों से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ये बात आपको पता रखनी होगी, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे कि 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इन दोनों अनुसूचियों के आधार पर जो है क्या किया गया? ग्रामीण और
शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर। उसके बाद आता है कि जो 74वां संविधान संशोधन है जो कि किससे संबंधित है, नगरीय निकायों से संबंधित है। मैंने आपको बताई है जो एक्ट 1992 में आया और ये एक्ट जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ता है, 12वीं अनुसूची जोड़ता है। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया और इस 74वें संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ और जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ। तो नगरीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में बनाया गया और 1993 में अधिनियम पारित हुआ और 1 जून 1993 को अधिनियम को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद आता है कि इस एक्ट के प्रावधानों को आप कौन सा एक्ट, 74वां एक्ट जो है उसके आधार पर जो भी प्रावधान इसमें रखे गए उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है अनिवार्य और दूसरा है ऐच्छिक। अनिवार्य प्रावधान वह प्रावधान है जिन्हें राज्य सरकारों को लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का विषय आज भी राज्य सरकारों के पास ही है। हमारे भारतीय संविधान में राज्य सूची के विषयों में ही स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। इसीलिए राज्य सूची के इस स्थानीय स्वशासन के विषय पर कानून बनाने का अधिकार आज भी राज्य सरकारों के पास है। तो अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं और ऐच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान में कहा गया कि जो नगरीय स्वशासन है, इस नगरीय स्वशासन के 3 स्तर हो सकते हैं या 3 स्तरों पर इसका गठन किया जा सकता है। पहला है बच्चों नगर निगम, बीच वाला है नगर परिषद और तीसरा है नगर पालिका। तो ध्यान रखना ये लिखा हुआ भी है नगर पंचायत। इस नगर पालिका को यहां पर नाम दिया गया है नगर पंचायत। नगर परिषद और नगरीय निकायों का गठन करना। तो 3 स्तर ध्यान रखना, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत। ये 3 स्तर बनाए गए जनसंख्या के आधार पर। अगर जहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर नगर निगम होते हैं। जहां पर जनसंख्या 25,000 से 10 लाख के बीच में होती है वहां पर नगर परिषद होती है और 25,000 से कम जनसंख्या होने पर नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। तो इस 74वें संविधान संशोधन के आधार पर कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी आधार पर दिल्ली में नगर निगम है बच्चों, और दिल्ली में जो नगर निगम है उस नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है, महापौर कहलाता है। और नगर निगम के जो सदस्य है वहां पर किस नाम से जाने जाते हैं, पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्षद कहलाते हैं। और जो नगर निगम का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे निगम आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और भारत के ज्यादातर राज्यों में दिल्ली में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था विद्यमान है। जो बड़े बड़े शहर है वहां पर दिल्ली जैसी ही व्यवस्था विद्यमान है। तो ध्यान रखना कि 74वें संविधान संशोधन में साफ कहा गया है कि आपको नगर निकायों की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा कहा गया है कि जो भी आप मेंबर बनाओगे उन मेंबर्स में से एससी और एसटी को आपको क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। और आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान हर पंचायत स्तर पर सरकार के द्वारा अलग अलग भागों में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है और आपको ध्यान भी रखना है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को कितना देना है, 1/3 सदस्य जो है वो आरक्षित करना है।
तो महिलाओं की 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं में मौजूद होगी। ये 74वें संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से आती है। अब बात आती है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है बच्चों राज्यपाल। हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्य की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किस राज्य के गांवों में क्या क्या किन किन तरीकों में या किन किन रूपों में खर्च किया जाना है, ये राज्य वित्त आयोग डिसाइड करता है। तो ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन करने का कार्य भी राज्य सरकारें करेगी और राज्य में राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 साल में। उसके बाद है कि 74वें संविधान संशोधन में साफ कहा गया कि सही समय पर चुनाव होने चाहिए और मान लो कहीं पर चुनाव भंग हो गया या समय से पूर्व हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे। ये अनिवार्य प्रावधान है जिनको क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को राज्य में लागू करना ही पड़ेगा। अब बात आती है ऐच्छिक प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान ऐसे प्रावधान है जो राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि उनको राज्य में लागू किए जाए। ये जो ऐच्छिक संसाधन है ये वहां के संसाधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। देखो, ऐच्छिक प्रावधानों में कहा गया कि जिन भी नगर निकायों की स्थापना की जाएगी उन नगर निकायों में संघ एवं राज्य विधायिका के सदस्यों को भी मताधिकार प्रदान कर सकती है। कौन? राज्य सरकारें। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान भी कर सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों या नगर आयुक्तों या नगर निगमों, नगरीय संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान कर सकती है। जो राज्य सरकार कानून बना करके कुछ शक्तियों का हस्तांतरण भी कर सकती है। कुछ शक्तियां राज्य सरकारें वहां के नगर आयुक्तों या नगर निकायों को दे सकती है। अब उसके बाद आता है बच्चों नगरीय स्वशासन। मैंने आपको बता भी दिया कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान अधिनियम 1992 में दिया गया और हमारे भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 12 अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची के तहत नगरीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जो नगरीय स्वशासन में क्या बने हुए होंगे बच्चों, वार्ड, और वार्ड के जो मेंबर है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। और वार्ड का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा? पार्षद कहा जाएगा। अब बात आती है कि जो वार्ड बनेंगे वो वहां की किसके आधार पर, कि कितने वार्ड होंगे, ये वहां की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो ध्यान रखना, वार्ड का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। जो लिखा हुआ भी है कि वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाएगा? पार्षद कहा जाता है, काउंसलर कहा जाता है। निगम का जो राजनीतिक मुखिया होगा उसको महापौर कहते हैं और निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे निगमायुक्त कहा जाता है। निगमायुक्त या निगम का जो आयुक्त होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी को बनाया जाता है और उसके नियंत्रण में स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता, अलग अलग पदाधिकारी उसके नियंत्रण में रहते हुए नगरीय संस्थाओं के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कि ये जो स्थानीय निकाय हैं वो क्या कार्य करती हैं। तो कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विचारक भाग और दूसरा कार्यकारी भाग। ध्यान रखना, विचारक भाग जो है वो कौन आता है? लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें हम पार्षद, महापौर और जो भी राजनीतिक पदाधिकारी है उसको शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? राजनीतिक पदाधिकारी को शामिल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कार्यकारी भाग में आते हैं स्थानीय कर्मचारी, जिनमें आपने अभी पढ़ा भी था निगम आयुक्त। अब बात आते हैं कि विचारक जो भाग है वो लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये क्या करते हैं? ये जो है
बताते हैं कि कहां पर कौन सी कमी रह गई है और प्रशासनिक अधिकारी को आदेश देता है कि यहां पर आपकी ये कमी रह गई है और इस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए। इसके संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्य राजनीतिक अधिकारी करता है, जबकि उनके दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यकारी भाग की होती है, जिसकी प्रशासनिक जवाबदेही होती है। उसके बाद आता है कि कार्य विभाजन कि जो भी नगर निकाय होगा वो कौन कौन से कार्य करेगा। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य क्या है कि नगर में जलापूर्ति करवाना। जल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल की आवश्यकता की पूर्ति करना, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करना, वहां सीवरेज को पानी निकासी की व्यवस्था को अच्छा करना। इसके अलावा संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रयास करना। ये किसके कार्य हैं? ये नगर निकायों के कार्य हैं जो कि अनिवार्य हैं। इसके अलावा भी बच्चों टीकाकरण की व्यवस्था करना, प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, गंदी बस्तियों को हटाना, बिजली की आपूर्ति करना, शमशान और कब्रिस्तान की देखभाल करना, ये अनिवार्य कार्य हैं नगरीय निकायों की, कि वहां पर जलापूर्ति की व्यवस्था करना, पानी की निकासी की व्यवस्था करना, प्रसूति एवं बाल विकास केंद्रों को स्थापित करना, टीकाकरण की व्यवस्था कराना, शमशान और कब्रिस्तान की व्यवस्था करवाना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नगर आयुक्तों को या नगरीय स्वशासन के कौन कौन से कार्य है। बड़े प्रश्नों में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब बात आती है ऐच्छिक कार्य जो कि नगरीय निकायों के संसाधनों पर निर्भर होते हैं। किसके ऊपर निर्भर होते हैं? संसाधनों, और वहां उस एरिया की आवश्यकता के आधार पर डिसाइड होते हैं। इनको करने के लिए नगरीय स्वशासन क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। उदार गृह और अनाथालयों की स्थापना करवाना, कम आय वाले लोगों के लिए घर बनाना और नागरिक अभिनंदन आयोजित करना, ये सब नगरीय संस्थाओं के कार्य माने जाते हैं। अब बात आते हैं कि कोई भी नगरीय संस्थाएं प्रकाश की व्यवस्था कर रही है, उदार गृहों की स्थापना कर रही है, सार्वजनिक शौचालय बना रही है, तो इन सब व्यवस्थाओं के लिए उसके पास में वित्तीय संसाधनों का होना भी आवश्यक है। और वित्तीय संसाधन जुटाती कहां से हैं नगरीय निकाय संस्थाएं? वो देखिए, अनेक स्रोतों से संसाधन जुटाती है। जैसे मैं बोलूं राजस्व साधनों से, इसके अलावा भूमि व भवन पर कर, संपत्ति पर कर, विज्ञापनों को पर कर, व्यावसायिक कर, जुर्माना कई जगह पर जुर्माना लगाती है, जैसे कि पार्किंग कर लगाती है। इसके अलावा वाहन कर लगाती है। इसके अलावा व्यावसायिक भूखंड जहां पर आपका निवास है उस पर कर लगाती है, भूमि कर लगाती है, कृषि पर कर लगाती है, बाजारों पर कर लगाया जाता है, बाजार में जो भी व्यावसायिक गतिविधि की जा रही है उस पर कर लगाया जाता है, मनोरंजन पर कर लगाया जाता है। तो इन सभी संसाधनों के माध्यम से नगरीय संस्थाएं अपने संसाधन जुटाती है। उसके बाद आता है बच्चों ग्रामीण स्वशासन। कौन सा स्वशासन बच्चों? ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्रामीण स्वशासन का सपना, ग्राम स्वराज का सपना था महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी की इसी कल्पना को साकार रूप दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, जहां कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। लेकिन बाद में सिंघवी समिति की सिफारिश पर इस ग्राम पंचायतों के गठन को वैधानिक मान्यता दी और हमारे भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए या ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार देने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1952 में सामुदायिक
विकास कार्यक्रम चलाया गया और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ कार्य सौंपे गए। उसके बाद में ग्राम पंचायतों में कुछ सुधार होने चाहिए, तो इन सुधारों के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें पहली समिति थी बच्चों बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया गया पंचायतों को लेकर के, ग्रामीण स्वशासन को लेकर के। इसकी सिफारिशों को 1959 में लागू किया गया। सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को लागू किया गया और राजस्थान के नागौर के बगदरी जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। बाद में सभी राज्यों में इसको धीरे धीरे लागू किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किसने प्रस्तुत किया? बलवंत राय मेहता ने। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा बच्चों 1957 में। 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति बनी, उसने त्रिस्तरीय ढांचा दिया। पहला है जिला स्तर, दूसरा है ब्लॉक स्तर और तीसरा है बच्चों ग्राम स्तर। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होगी और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। इस त्रिस्तरीय ढांचे को 1959 में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आती है बच्चों अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में किया गया और इस अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का द्विस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया और इसने कहा कि जो बीच वाला पंचायती या ब्लॉक स्तर का जो संगठन है उसकी स्थापना नहीं की जानी चाहिए। और इसने सबसे ज्यादा जोर दिया जिला परिषद पर। किस पर जोर दिया? जिला परिषद पर। और इसने कहा कि एक जिला स्तर होना चाहिए और एक ग्राम स्तर होना चाहिए। लेकिन 1980 में गैर कांग्रेसी सरकार के गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति को भारत में लागू नहीं किया जा सका है बच्चों। तो ध्यान रखना ढांचे को लेकर के कि भारत के पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए या द्विस्तरीय, इसको लेकर दो समितियों का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया, अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। अब बात आती है कि अगर किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर के लिए क्या दे दी गई है? छूट दे दी गई है। अब बात करते हैं 73वां संशोधन जो कि 1992 में बना और जिसको 1993 में हमारे देश में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को, किसको? ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और हमारे भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। इस 11वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया गया, उनको वैधानिक दर्जा दिया गया और उसकी कार्य प्रणाली में क्या किया गया? सुधार किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। तो ग्रामीण पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए हर राज्य में। उनके सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान हमें 73वें संविधान संशोधन में देखने को मिलते हैं, जिसके तहत कहा गया कि ग्राम स्तर पर एक सबसे लोकप्रिय संस्था ग्राम सभा का गठन करने की बात 73वें संविधान संशोधन में कही गई बच्चों। जिला और ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत करने की बात कही गई, किसमें?
73वें संविधान संशोधन में, और ये त्रिस्तरीय ढांचा पहले ही बलवंत राय मेहता समिति में दिया हुआ था और कहा गया कि इसे पंचायती राज संस्थाओं में अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और आपके जिला स्तर पर जितने भी पद हैं वो सीधे चुनाव के द्वारा भरे जाने चाहिए, और जो भी पंचायती चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अब ये कहना है कि जो भी चुनाव हो रहा है जिसमें चुनाव के जो 3 स्तर है, ग्राम स्तर का मुखिया होता है सरपंच, ब्लॉक स्तर का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं प्रधान, और जिला स्तर पर होता है जिला प्रमुख। इनकी नियुक्ति में ब्लॉक और जिला, इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से की जानी चाहिए, और बाकी सरपंच की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा की जाती है। ये बात जो है 73वें संविधान संशोधन में कही गई। उसके बाद आता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इस राज्य निर्वाचन आयोग में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो राज्यों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों कि मान लो संस्था भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन हर 5वें साल में राज्यों के द्वारा राज्य वित्त पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्त आयोग के गठन की बात भी 73वें संविधान संशोधन में कही गई। ये सब अनिवार्य प्रावधान थे। कैसे थे? अनिवार्य प्रावधान थे जिनको राज्यों को गांवों में लागू करना ही था। इसके अलावा ग्रामीण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण, वित्तीय शक्तियां, केंद्र व राज्य विधायिका को मत देने का अधिकार, ये ऐच्छिक प्रावधानों में लागू किए गए। अब बात आती है कि जो पंचायत है जिसका हमने त्रिस्तरीय ढांचा दिया है, इस त्रिस्तरीय ढांचे में जो बीच वाला स्तर है ब्लॉक स्तर, वहां कहा गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर से छूट दी गई है। वो द्विस्तरीय ढांचा भी प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है। बाकी बात तो यही कही गई है कि त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, लेकिन जहां पर जनसंख्या ही 20 लाख से कम है वहां पर पंचायत समितियों के गठन को स्वीकृति दे या न दे, ये वहां की पंचायतों के ऊपर निर्भर करती है, वहां के राज्य के ऊपर निर्भर करती है। और कहा गया कि इन पंचायती राज संस्थाओं में राज्य विधानसभा और संसद का भी क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा सरपंच को जिला और पंचायत स्तर में शामिल किया जाना चाहिए। और आप सबको पता है SC ST आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात भी जो है वो 73वें संविधान संशोधन में कही गई है, तो जिसके मुताबिक महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अब आपको पता है पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत में के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं बच्चों सरपंच, और यहाँ पर होते हैं बच्चों वार्ड पंच। ग्राम सभा में वह व्यक्ति होंगे जो 18 वर्ष क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, और मतदाता सूची में जिसका क्या हो, नाम हो। मतदाता सूची में जिसका नाम हो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, और गांव की विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांव की विधायिका किसको कहा जाता है? ग्राम सभा को कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसे ब्लॉक समिति भी कहते हैं, तालुका समिति भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें कौन होता है बच्चों? अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं, और बाकी पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं वो वहां के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करते हैं कि कितने होंगे। इसके बाद आता है जिला
स्तर पर होती है जिला परिषद, और जिला परिषद का मुखिया जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है बच्चों। अब उसके बाद आता है क्या? ग्राम सभा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम सभा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि गांव की विधायिका कहलाती है, और 73वें संविधान संशोधन से पहले ग्राम सभा के गठन की बात नहीं थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा का गठन किया गया, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली संस्था है जिसमें जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। बाकी सभी संस्थाओं में अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन ग्राम सभा में 18 साल से उम्र वाले सभी व्यक्तियों को जिनका पंजीकृत मतदाता सूची में नाम है, उन सबको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो ग्राम सभा के जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक अकेली संस्था है भारत में। उसके बाद होता है कि सभी वयस्क नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो और जिनका नाम मतदाता सूची में आ गया है, वह सब ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। और ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? वर्ष में 2 बार बैठक होती है। उसके बाद आता है कि ये ग्राम सभा काम क्या करती है? तो ध्यान रखना, वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा रखती है कि जो भी वार्षिक रूप से आय हुई है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि वित्तीय संसाधन के रूप में वो कर जुटाती है, उन करों से कितनी आय हुई है और साल में कितना खर्चा हुआ है, इन सब का ब्यौरा जो है वो ग्राम सभा रखती है। इसके अलावा लेखे का निरीक्षण करती है और विकासात्मक परियोजनाएं जो लागू करनी है उनको स्वीकृति प्रदान करने का कार्य भी ग्राम सभा में किया जाता है, क्योंकि ग्राम सभा की स्वीकृति करने के बाद ही विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा उस गांव में कितने निर्धन वर्ग है, इन निर्धन वर्गों की सूची तैयार करने का कार्य भी कौन करती है? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है बच्चों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है और ग्राम स्तर की कार्यपालिका के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था कि वार्ड पंच और सरपंच आते हैं जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये वार्ड पंच संबंधित वार्ड से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र से चुना जाता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से। यहां पर भी लिखा हुआ है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। 1/3 महिलाओं के लिए और SC ST को क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है और यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसका चुनाव वार्ड पंच अपने में से ही करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो महीने में 1 बार जो है ग्राम पंचायत की बैठक होती है। आपसे ग्राम सभा की बैठक पूछे तो वर्ष में 2 बार, और अगर आपसे ग्राम पंचायत की बैठक पूछे तो आपका आंसर होगा महीने में 1 बार। अब बात करते हैं पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति भी कहते हैं, जिसे तालुका समिति भी कहते हैं, और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस मध्य स्तर की संस्था है और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी की बात करता है, और अशोक मेहता समिति ने इस ढांचे को मान्यता नहीं दी है। यहाँ पर पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे वहां की जनसंख्या के ऊपर निर्भर होंगे, और पंचायत समिति में कुछ पदेन सदस्य भी आते हैं जिनमें सरपंच, उस एरिया के विधान परिषद का सदस्य, उस एरिया का विधानसभा का सदस्य और उस एरिया का सांसद भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद, सबसे ऊंचा स्तर। सबसे ऊंचा स्तर स्वशासन का कौन होता है? जिला परिषद होता है, सबसे उच्च स्तर होता है, और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर निर्भर होती है। जिला परिषद का मुखिया जिला अध्यक्ष या जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है और इसकी बैठक भी महीने में 1 बार होती है। उसके बाद आता है कि ये पंचायती राज संस्थाएं काम क्या करती है? तो ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है?
पंचायत समिति क्या काम करती है और जिला परिषद क्या कार्य करती है, इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के कार्य। हम समस्याओं को देखेंगे तो कार्य अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैंने इनको अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्यों में डिवाइड किया है, तो ध्यान रखना ग्राम पंचायत के कार्यों में कुछ अनिवार्य कार्य हैं और कुछ ऐच्छिक कार्य हैं। अनिवार्य कार्य का पहला कार्य है सफाई की व्यवस्था। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था करवाना, सार्वजनिक कुओं का निर्माण करना, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है। तो ध्यान रखना सफाई, सार्वजनिक कुओं की व्यवस्था, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रौढ़ शिक्षा, ये सब ग्राम पंचायत के कार्यों में आते हैं। उसके बाद आते हैं ऐच्छिक कार्य। पंचायतों के संसाधन पर निर्भर करते हैं। ये तो अनिवार्य कार्य है कि ग्राम पंचायत को करने ही करने हैं, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में अच्छा कर आ रहा है या उनको अनेक प्रकार के वित्तीय संसाधन अगर उनके पास में है, तो वो ग्राम पंचायत जो है वहां उस गांव, संबंधित गांव से विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य भी कर सकती है। जैसे कि मैं बोलूं, गांव में वृक्षारोपण लगा सकती है, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित कर सकती है, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र स्थापित कर सकती है और कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकती है। अब बात करते हैं पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति के कार्य प्रशासनिक अधिकारी, विकास अधिकारी के अधीन रहकर के किए जाते हैं और पंचायत समिति अपने पंचायत स्तर पर कृषि में सुधार करना और भूमि सुधार करने का कार्य करती है। इसके अलावा पानी संग्रहण का विकास करना, कि पानी को हम संग्रहित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करने का कार्य भी पंचायत स्तर पर कौन करती है? पंचायत समिति करती है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विशिष्ट योजनाओं को लागू करना, स्थान अथवा लाभ भोगियों को चुनना, कि जैसे विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं की जा रही है, जैसे पुलों का निर्माण किया जा रहा है, तो पुल निर्माण करने में जिन लोगों को नियुक्त किया जाएगा उनको नियुक्त करने का अधिकार भी पंचायत समितियों के पास होता है। अब बात करते हैं जिला परिषद के कार्य। जिले की योजना बनाना, पंचायत समितियों में तालमेल बनाना, जिले के विकास कार्यों की देखभाल करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, भूजल संसाधनों का दोहन करना, सड़क बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों को करने का कार्य भी जिला परिषद करती है। अब बात करते हैं कि जो पंचायत काम कर रही है, कि राहत कैंप बना रही है, प्रसूति केंद्र स्थापित कर रही है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है, सार्वजनिक कुओं का निर्माण कर रही है, तो उनको आय तो चाहिए। तो आय जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाती है। तो देखिए ग्राम पंचायत कौन कौन से कर लगाती है, पंचायत समिति कौन कौन से कर लगाती है, और इसके अलावा जिला स्तर पर जिला परिषद जो है वो कौन कौन से कर लगाती है। तो ग्राम पंचायत गृह कर लगा सकती है, पशु एवं संपत्ति पर कर लगाती है, पानी निकासी पर कम कर लगा सकती है, प्रकाश कर लगाती है और मनोरंजन कर लगाने का कार्य करती है और इसके माध्यम से आय जुटाती है। इसके अलावा पंचायत समिति जिस उसके अंडर में जिस पेयजल सिंचाई केंद्र की स्थापना हुई है वहां पर टैक्स लगा सकती है और किसी पुल पर भी टैक्स लगा सकती है। इसके अलावा जो आपका जिला स्तर पर जिला परिषद है वो ग्रामीण इलाकों में कोई 6 महीने से काम कर रहा है तो उस महीने उस व्यक्ति से टैक्स वसूल कर सकती है, भू राजस्व पर टैक्स लगा सकती है, कई प्रकार के जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा जिला स्तर पर जो जिला परिषद होती है वो धार्मिक अनुष्ठानों से क्या कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन दोनों की बात करी। अब इन दोनों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज पंचायती राज संस्थाएं कितनी सक्षम हो पा रही है। हमने उनको संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन गांव में आज भी निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। इसके अलावा प्रशासन में राजनीतिकरण हो रहा है। इसके अलावा राजनीति में अपराधियों की
संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पंचायती राज संस्थाएं इतने सक्षम तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। तो ध्यान रखना कि हाँ, हालांकि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है उससे गांवों के ढांचों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी पंचायती राज में जो सशक्त रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है उसके पीछे कारण है उचित शिक्षा की कमी, इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, क्योंकि आज भी स्थानीय स्वशासन का विषय जो है वो किसके अंडर में है, राज्य सरकारों के अंडर में है, इसलिए उनको कम आर्थिक स्वतंत्रता है, जिसके कारण वह गांव का अधिक विकास नहीं कर पाती है। इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि जहां पर भी महिला सरपंच है या महिला वार्ड पंच है, वहां पर वह कार्य नहीं करती है, उसका जो पति होता है वह उसके द्वारा उस पद का प्रयोग किया जाता है। तो जब तक नारी सक्षम नहीं होगी, जब तक वो पुरुष के ऊपर निर्भर नहीं होगी, ग्रामीण स्वशासन का सही तरीके से प्रशासन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा संसाधनों की कमी है। आप सबको मैंने बताया कि वित्तीय संसाधन जुटा तो सकती है, लेकिन राज्य सरकार समस्त वित्त पर नियंत्रण बनाए रखती है। तो वित्त संसाधनों पर जब तक छूट नहीं दी जाएगी, तब तक ग्रामीण व नगरीय स्वशासन संस्थाएं अपने तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के नियंत्रण में आप सबको पता है निर्वाचन आयोग की स्थापना करना है, वित्त आयोग का गठन करना है, या किसी राज्य सरकार किसी भी ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो वो सारे कार्य राज्य सरकार के नियंत्रण में रह करके किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायतों को या स्थानीय संस्थाओं को कम स्वायत्ता होने के कारण भी आज पंचायती राज में कुछ कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने का सबसे सटीक जवाब यही होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय स्वायत्ता देनी होगी, उनके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे और राज्य के नियंत्रण को कम करना होगा। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।